ओके, वन मोर टाइम, ये जो GH2 है, ये कौन सी एनर्जी, इस एनर्जी का क्या नाम है जहां पे आप G और H लगाते हैं? अगर मैं इसको MGH कर दूं, अगर मैं इसको MGH कर दूं तो ये कौन सा एनर्जी हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी का। वेरी गुड, इट विल बी पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद जो ये हाफ V2 स्क्वायर है, अगर मैं इसको हाफ MV2 स्क्वायर कर दूं, ये कौन सा एनर्जी हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। तो क्या होता है व्हेन यू हैव अ स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ अ लिक्विड, मतलब अगर किसी भी पाइप में, चाहे वो टेढ़े मेढ़े शेप का ही क्यों ना हो, अगर किसी भी पाइप में ऐसे स्ट्रीमलाइंस फ्लो कर रहे हैं, सो वेदर यू, अगर हमने पॉइंट ले लिया 1, पॉइंट ले लिया 2, पॉइंट्स ले लिया 3, पॉइंट्स ले लिया 4, द टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1 will be equal to the total energy at point 2, will be equal to the total energy at point 3, will be equal to the total energy at point 4. और यही हमने कल मैथमेटिकली प्रूव किया था 2 पॉइंट को लेके, जहां हमने डिराइव किया था कि ये पूरा एनर्जी इज इक्वल टू दिस पूरा एनर्जी, राइट? दिस इज व्हाट वी हैड डन यस्टरडे। यस मैम। तो हम ये कह सकते हैं ना कि अगर 2 पॉइंट पे एनर्जी सेम है, तो अगर हम चाहे 10 पॉइंट ले लें, सब जगह एनर्जी सेम रहेगी, क्या हम ये कह सकते हैं? यस मैम। सो बर्नौलीज प्रिंसिपल कहता है, क्या कहता है बर्नौलीज प्रिंसिपल? बर्नौलीज प्रिंसिपल कहता है कि फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो, कोई ऐसा बच्चा जिसको स्ट्रीमलाइन फ्लो अभी नहीं पता है कि क्या होता है? मैम एक बार फिर से बताइए। स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है जहां हर पार्टिकल एक के पीछे एक अपना लाइन फॉलो करके चलता है। जैसे आप लोगों ने चींटियों की लाइन देखी होगी ना, एक के पीछे एक चलता रहता है। यस मैम। यस मैम। है ना? तो अगर पानी का मॉलिक्यूल भी, ये मॉलिक्यूल, ये सब एक के पीछे एक चलते रहे मतलब दे आर फ्लोइंग। पानी तो बहता है, अगर ये बह रहा है, जहां पार्टिकल 1 के पीछे पार्टिकल 2 आ गया, पार्टिकल 2 के पीछे पार्टिकल 3 फॉलो कर रहा है, लेकिन वो कैसे फॉलो कर रहा है? इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी पार्टिकल 1 की थी, जब 2 यहां पहुंचा, उसकी वेलोसिटी भी वही रही। जब हर पार्टिकल सेम वेलोसिटी से सेम पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, उसको हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। कल मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप सब लोगों को बांध के, पैर बांध के बोला जाए भागने को, क्या भाग पाओगे? नो मैम। नहीं मैम। एक ही कंडीशन पे भाग पाओगे, अगर तो सब एक ही स्पीड से भागो, राइट? यस मैम। तो जब हर पार्टिकल सेम ही स्पीड से किसी पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, उसको हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। अगर हमारे पास बहुत सारे स्ट्रीमलाइंस बन जाते हैं, अब पानी में जब पानी गिरता है, पानी हमें एक्चुअली में तो H2O मॉलिक्यूल की तरह नहीं दिखता है, दिखता है क्या? नहीं मैम। नहीं दिखता ना। तो अगर जब हम पानी फ्लोर पे दौड़ रहा है, पानी कहीं से भी बह रहा है, अगर तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रीम लाइन्स है, जैसे नदी अगर शांत से बह रही है, शांति से बह रही है नदी, तो उसको हम स्ट्रीमलाइन बोलेंगे कि लैमिनर बोलेंगे? क्या वहां पे सिंगल लाइन ऑफ वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, या बहुत सारे लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं? बहुत सारे लेयर्स हैं। बहुत सारे लेयर ऑफ मॉलिक्यूल। बहुत सारे लेयर्स। तो अगर नदी शांति से बह रहा है, तो उसको हम बोलेंगे लैमिनर फ्लो। अच्छा, डैम सुना है? डैम, यस मैम। वाटर डैम जो होता है, उसका क्या काम होता है? पानी पानी गिरता है, किस पे गिरता है? नदी में। डैम जो होता है, डैम पानी को पहले रोकता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता है, फिर उसको ऊपर से छोड़ता है, वो जाके टरबाइन पे गिरता है। अच्छा, मुझे ये बताया, क्लास 10th में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी करा है आप लोगों ने? यस मैम। यस मैम। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में आपने फिर डैम का कॉन्सेप्ट किया होगा कि बहुत ऊपर से पानी गिरता है, टरबाइन पे गिरता है, वो टरबाइन की ब्लेड्स को रोटेट करता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, राइट? यस मैम। अच्छा, मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करती हूँ, मेरा ड्राइंग इतना अच्छा होगा नहीं, लेकिन कोशिश कर लेते हैं। ये जो है, ये पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है, और यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है आपने। तो ये जो पानी गिर रहा है, इसमें मैंने 1 स्ट्रीमलाइन बनाई, 2 स्ट्रीमलाइन बनाई, 3 स्ट्रीमलाइन बनाई, 4 स्ट्रीमलाइन बनाई। तो ये जो नदी का पानी है, इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रीमलाइन बोलेंगे, कुछ और बोलेंगे?
laminar flow, laminar plane, वेरी गुड। ये प्लेनर फ्लो है, ये लैमिनर फ्लो है, इसको हम लैमिनर फ्लो बोलेंगे। अब जब ये आके इस बड़े पत्थर से टकराएगा, क्या होगा पानी का? क्या उसके बाद भी ऐसे ही जाएगा आगे? नहीं मैम, या no ma'am, कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे 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 हो जाएगा? yes ma'am, ऐसा ही होगा ना? yes मैम, अब मेरी प्लीज डोंट माइंड माय ड्राइंग। तो ये हो जाएगा, ये जब पूरा किसी भी पैटर्न में नहीं है, जब हर तरीके से छिड़क गया पानी, उसको हम बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो। मैम दोनों फिर से समझाइए, लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। लैमिनर और टर्बुलेंट फ्लो, चलिए मैं एक और डायग्राम बना लेती हूँ। ये आप में से कोई एक है जो नहा रहा है, और हम इमेजिन कर लेते हैं ऊपर एक शावर लगा है। शावर में क्या होते हैं? बहुत सारे छेद होते हैं, है ना? yes ma'am, yes मैम, बहुत सारे छेद में से बहुत सारे पानी का स्ट्रीमलाइन निकलता है। यहाँ से एक स्ट्रीमलाइन निकलेगा, यहाँ से एक स्ट्रीमलाइन, यहाँ से ऐसे। जैसे आपके सर पे गिरेगा, सर पे गिरने के बाद भी क्या वो ऐसे ही चलेगा? no ma'am, no मैम, नहीं चलेगा। क्या हो जाएगा? उस स्ट्रीमलाइन का क्या हो जाएगा? turbulent flow, जैसे आपके सर से टकराएगा, कुछ पानी ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे चला जाता है ना, आसपास के वॉल्स पे भी चला जाता है ना पानी। yes मैम, तो वो जो फ्लो होता है, जो किसी भी पैटर्न को फ्लो फॉलो नहीं कर रहा, जो बिल्कुल ही अनपैटर्न्ड फ्लो है, उसको हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। आर वी ओके विद दिस? अगर आपको बोटिंग करनी यस मैम। अगर आपको बोटिंग करनी है तो आपको कैसा पानी चाहिए? आपको स्ट्रीमलाइन लैमिनर चाहिए या टर्बुलेंट चाहिए? streamline laminar, laminar चाहिए, वेरी गुड। स्ट्रीमलाइन या फिर लैमिनर। अगर टर्बुलेंट होगा तो क्या होगा? डगमगा जाएगी मैम, डगमगा जाएगी, डगमगा जाएगी। अभी पीछे न्यूज़पेपर में काफी आ रहा था कि यहाँ की बोट डूब गई, वहां की बोट डूब गई। वो बोट कब डूबती है? जब पानी टर्बुलेंट हो जाता है, जब पानी गुस्सा हो जाता है, जब वो ऐसे ऐसे बहता है, जब बोट उल्टा पुल्टा चलने लगता है, दैट इज कॉल्ड एज टर्बुलेंस। आर वी ओके विद स्ट्रीमलाइन, लैमिनर एंड टर्बुलेंट? yes ma'am, यस मैम। yes ma'am, And do we also agree that P upon rho plus G H plus half V square for a streamlined liquid, for a streamlined flow of a liquid through a pipe will always be a constant? क्या ये हम लिख सकते हैं? yes ma'am, yes मैम, yes ma'am, ये जैसे हमने लिखा था A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, इसको भी हम अगर नंबर्स हटा दें, इसको भी हम लिख सकते हैं A इंटू V will always be a constant, the product will always remain a constant। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर तो एरिया बढ़ रहा है तो वेलोसिटी कम हो जाएगा, या फिर अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो एरिया कम हो जाएगा। और इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब निकल के आता है? इसका मतलब निकल के ये आता है कि अगर आपकी तीनों एनर्जी का सम कांस्टेंट रहेगा, मतलब प्रेशर एनर्जी विच इज वन एनर्जी, द सेकंड इज पोटेंशियल एंड द थर्ड इज काइनेटिक। ये बर्नौलीज थ्योरम कह रहा है कि ये जो टोटल एनर्जी ऑफ द लिक्विड है थ्रू अ फ्लो विल ऑलवेज बी अ कांस्टेंट। मतलब अगर प्रेशर एनर्जी बढ़ गई तो किसी एक एनर्जी को कम होना ही पड़ेगा। ये पॉइंट सबको पहले समझ आ रहा है कि अगर कोई एक एनर्जी बढ़ती है तो दूसरे को कम होनी पड़ेगी, जिससे कि टोटल जो है वो कांस्टेंट रहे। yes मैम, yes ma'am, तीन बच्चों ने यस बोला है, बाकी बच्चों yes ma'am, ओके यस मैम। ओके। अब तो फिर अब इसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन समझने की कोशिश करते हैं। सबने आंधी तूफान देखा है? yes yes ma'am, मैम, yes ma'am, ओके, तो हमें घर बना लेते हैं, ये घर की छत बना लेते हैं, ठीक है। अब जब बहुत आंधी तूफान आ रहा है तो मतलब हवा ऐसे भाग रही होगी यहाँ से, yes ma'am, yes मैम, दिस इज एयर।
कैन बी कॉल्ड एयर एज फ्लूइड? Yes, ma'am. तो जब एयर बहुत वेलोसिटी से भाग रहा है, तो जब वेलोसिटी हाई होती है तो कौन सी एनर्जी ज्यादा होती है? जब हवा भाग रही है, बहुत आंधी आ रहा है, आंधी का मतलब यही होता है ना कि हवा आराम से नहीं चल रही, हवा बहुत तेज चल रही है, यही बोलते हैं ना आंधी का मतलब। जी मैम. तेज Yes, चल ma'am. रही है का मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी ज्यादा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अगर उसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, ऐसा बोल सकते हैं? Yes, Yes, ma'am. अच्छा, अब बर्नौली ये कह रहा है कि जब भी कोई फ्लो होगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी को कलेक्टिवली इकट्ठे तरीके से सेम रहना है। अब क्योंकि हवा तेज चल रही है तो उसका काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ गया। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया तो किसी एक को कम होना पड़ेगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो क्या होता है, अगर मैं यहां से यहां तक देखूं, हाइट में इतना ज्यादा चेंज नहीं है, तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी में इतना चेंज नहीं है, लेकिन तेज दौड़ने की वजह से उसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है तो क्या कम हो जाता है, जो प्रेशर वाला टर्म था वो कम हो जाता है। पहले तो ये इसमें सब सहमत है कि नहीं, ये बताइए कि जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी कम, आई एम सॉरी, द प्रेशर एनर्जी विल बिकम लो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ओके। अब ये हमारा घर था, ये हमारे घर की छत थी, बाहर हवा चल रही है, घर के अंदर तो नहीं चल रही ना? नहीं मैम. ओके। नहीं, ma'am. तो प्रेशर कहाँ कम हो गया? घर के घर के अंदर. अंदर. घर के अंदर। फिर से देखेंगे, जो हवा चल रही है वो तेज कहाँ चल रही है? घर के बाहर. छत के ऊपर. बाहर। वेलोसिटी कहाँ ज्यादा हो गई? घर के बाहर. घर के बाहर। तो प्रेशर कहाँ कम होगा? घर के नीचे. के नीचे जो है, जो अंदर वाला हवा है, घर के अंदर जो हवा है, क्या वो तेज भाग रहा है? आंधी घर के अंदर आती है कि बाहर? बाहर. बाहर आती है. तो बाहर आती है तो बाहर के पार्टिकल्स, बाहर के एयर पार्टिकल्स तेज भाग रहे हैं ना? यस मैम. अगर वो तेज भाग रहे हैं तो उनकी एनर्जी बढ़ रही है, और बर्नौली कहता है कि भैया सब कुछ तो नहीं एक साथ बढ़ सकता, कोई एक ही चीज बढ़ सकता है। तो अगर ये बढ़ गया तो किसी एक को कम होना पड़ेगा, तो कम क्या होगा, ये वाला कम हो जाएगा। अब फिर से मुझे सोच के बताएं कि प्रेशर कहाँ कम हुआ, बाहर के अंदर? बाहर. बाहर. क्योंकि बाहर की वेलोसिटी बढ़ी, अब सब तो चीज नहीं बढ़ सकती, बाहर की वेलोसिटी बढ़ गई तो प्रेशर भैया कम हो जाएगा, है ना? यस मैम. यस मैम. अच्छा, अंदर के हवा को तो कुछ फर्क पड़ा नहीं था क्योंकि आंधी बाहर थी, तो अंदर के प्रेशर में तो कोई चेंज आया नहीं। तो अंदर का प्रेशर अब बाहर से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है. ज्यादा है। ज्यादा है। बाहर का प्रेशर कम हुआ बिकॉज पार्टिकल्स आर मूविंग विद अ हाई वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो प्रेशर एनर्जी कम हो गई। बाहर की प्रेशर कम हो गया लेकिन अंदर का प्रेशर जो था वही था। तो अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से अब ज्यादा होगा। तो छत का क्या होगा? छत बिल्कुल उड़ेगी हवा में, क्योंकि अंदर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है। छत बिल्कुल हवा में उड़ के आगे चलती रहेगी। तो जब आंधी तूफान आता है, ऐसा ऐसा होता है ना, चीजें बाहर वाली उड़ने लग जाती हैं, है ना? यस मैम. समटाइम्स द रूफ टॉप, घर के भी जो छत होते हैं वो भी उड़ जाते हैं, फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन और बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम क्या कह रहा है कि जब भी कोई लिक्विड फ्लो करेगा, जब भी कोई फ्लूइड फ्लो करेगा, उसके तीन एनर्जी होते हैं, पर वो तीनों का जो सम टोटल होता है वो कांस्टेंट रहता है। अगर एक एनर्जी बढ़ेगी तो दूसरे को कम होना ही पड़ेगा। अच्छा, एक और ऑब्जर्वेशन पूछ लेते हैं। अगर हम फैन के नीचे खड़े हों, क्या सबको सुनाई दे रहा है? यस यस मैम. मैम. यस मैम. यस मैम. अच्छा, अगर आप फैन के नीचे खड़े होते हैं, अगर अगर किसी ने कुर्ता पहना है, जैसे टीचर स्कूल में आते हैं वो कुर्ता पहन के ही आते हैं,
यस मैम। तो अगर जब वो फैन के नीचे खड़े होते हैं, क्या कुर्ता थोड़ा सा ऊपर की तरफ उड़ता है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ऑब्जर्व किया है आप लोगों ने ये कभी? हाँ मैम Yes, किया ma'am. है। किया है. हाँ, तो ये क्यों होता है ये समझ लेते हैं कि ये कोई टीचर है और ये थोड़ा सा ड्रेस समझ लें कि ये ड्रेस है। यहाँ पे अगर फैन चल रहा है, अगर यहाँ पे फैन चल रहा है तो यहाँ के जो एयर पार्टिकल्स है उनकी वेलोसिटी ज्यादा है, यस Yes, ma'am. क्योंकि यहाँ की वेलोसिटी ज्यादा है तो यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा, है ना? Yes, ma'am. क्योंकि यहाँ का Yes, प्रेशर ma'am. कम है, नीचे का प्रेशर ज्यादा है, तो ये जो कपड़ा है थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव हो जाता है। दोज हु हैव ऑब्जर्व, जिन्होंने ऑब्जर्वेशन किया होगा, ये क्यों होता है, ये भी बर्नौलीज प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अच्छा, घर में भी अगर आप एक दरवाजा बहुत जोर से खोलें, दूसरी खिड़की भी थोड़ी सी हिल जाती है, किया है कभी ऑब्जर्व? हाँ मैम। है ना? अगर कोई भी दरवाजा बहुत तेज खोलें या बहुत तेज बंद करें, दूसरा वाला खिड़की भी बजने लग जाता है। वो भी इसीलिए होता है कि जिस दरवाजे को आपने तेजी से बंद किया, वहां के जो एयर पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी आपने बढ़ा दी, वेलोसिटी बढ़ा दी तो प्रेशर कम हो गया, तो वहां पे प्रेशर कम हो गया और अंदर का प्रेशर ज्यादा रहा, तो दूसरी चीजें भी थोड़ा सा मूव कर जाती हैं। आर वी ओके विद दिस? Yes, ma'am. Yes मैम ओके। ओके, हाँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। मैं आप लोगों को एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना चाह रही थी। जस्ट गिव मी अ मिनट, अगर मैं कर पाऊं तो मैं दिखा दूंगी। जस्ट गिव मी अ मिनट। ये दिख रहा है सभी को? Yes, ma'am. दिख रहे हैं. Yes, ma'am. यस मैम। और ये Yes, ma'am. दिख रहे हैं. अच्छा, ये मैं चलाऊंगी तो थोड़ा साउंड आएगा। मैंने ये हेयर ड्रायर लिया है, तो मैं ना साउंड यहाँ का माइक ऑफ करके फिर चलाऊंगी। ये मैं चलाऊंगी और साथ में मैं एक बॉल रखूंगी। आप मुझे देखेंगे, देख के इसको देख के फिर मुझे बताएंगे कि ये क्यों हो रहा है। तो मैं माइक थोड़ा सा ऑफ कर दूंगी जिससे कि आप लोगों को आवाज प्रॉब्लम ना करे। ओके, दिखा सभी को? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. क्या दिखा? वो बॉल ऊपर उड़ मैम, के जो हेयर ड्रायर के प्रेशर से वो जो बॉल था वो हवा में तैर रहा था। तैर रहा था? अच्छा, मतलब ऊपर था कि कुछ और भी हो रहा था बॉल को? ऊपर नीचे हो रहा था। वो ऊपर नीचे हो ऊपर रहा था, नीचे हो रहा पोजीशन है। चेंज हो रही थी एयर के एक प्रेशर की बारी वजह से। और ध्यान से, एक बारी और ध्यान से देखेंगे कि ऊपर नीचे मैंने कोशिश करी थी कि वो एक ही हाइट पे रहे। जब वो एक हाइट पे रह जाए, ऊपर नीचे ना हो, तब एक बारी और गौर से देखेंगे कि क्या हो रहा है। ओके, ऊपर नीचे जब मैं इसको ऑन करती हूँ, एकदम से जब आता है तो वो ऊपर होता है, फिर वो नीचे आ जाता है। जब वो एक जगह पे स्टेबल हो जाता है, मैं चाहती हूँ कि वो वाला पोर्शन भी आप लोग देखें कि क्या हो रहा है बॉल के साथ। ओके, Yes, ma'am. हम दिख नहीं रहा। मैम दिखाई नहीं दे। दिख नहीं रहा मैम। नहीं दिख रहा था?
दिख रहा था मैम। किसी को भी नहीं दिख रहा था? नहीं मैम, नहीं मैम। थोड़ा सा दिख रहा है। दिख रहा है मैम। वो मैम कैमरा के अभी दिख साइड रहा में है? है। हाँ अभी अभी दिख दिख रहा रहा है? है मैम। यस। अभी भी हाँ, दिख रहा है? अभी दिख रहा है मैम। Okay, I'll try to do it one last time. Okay, अब दिखा? यस मैम। जी यस मैम। मैम। पहले मैम जो बॉल था, यस मैम। हाँ हाँ, मैम जो बॉल था वो 360 डिग्री घूम रहा घूम रहा था। था। वेरी गुड स्वजीत। जो बॉल था वो सिर्फ ऊपर नीचे, पहले इनिशियली इट वाज गोइंग अप डाउन, आफ्टर सम टाइम जब वो हाइट चेंज नहीं करता है, वो अपनी जगह नहीं रुका रहता, वो घूमता रहता है। वो पूरा 360 डिग्री घूम रहा था। अब अगर तो आपको बर्नौलीज थ्योरम सबको अच्छे से समझ आया हो, तो बर्नौलीज थ्योरम लगा के मुझे ये बताएंगे कि ये बॉल, जबकि नीचे से बहुत जोर से हवा आ रहा था ड्रायर से, तो ये बार बार ऊपर ऊपर की तरफ ही क्यों नहीं जा रहा था, ये घूमने क्यों लगा? ये थोड़ा सा 1 मिनट के लिए सोचेंगे और फिर मुझे बताएंगे कि बॉल घूमने क्यों लगा। और लगाना आपको क्या है? लगाना आपको ये बर्नौलीज थ्योरम ही है। ये जो हमने किया है इसमें से एक आंसर निकल के आएगा। तो सब 1 मिनट के लिए सोचेंगे और फिर मुझे बताएंगे कि ये रोटेशन क्यों हो रहा था। और जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, इसका एप्लीकेशन क्रिकेट में भी होता है। कहाँ होता है ये भी मुझे सोच के बताएं। All of you have a minute to frame an answer for this using Bernoulli's theorem. वर्चुअल हैंड्स अप, और जिसको लगता है कि वो मुझे आंसर एक्सप्लेन कर पाएंगे, वो बाकी सबको एक्सप्लेन कर पाएंगे। ओके, वेरी गुड स्वजीत। बस यस मैम। स्वजीत को लग रहा है। हाँ जी बच्चे। मैम वो जो बॉल का शेप था सर्कुलर, उसके वजह से वो घूम रहा था। एंड हाँ, जब हम क्रिकेट खेलते तब हम बैट से बॉल को स्ट्राइक करते तब वो 360 घूमकर ही जाता है। जब वो 360 घूम कर ही जाता है। जो बॉलर्स होते हैं, क्या हमारे पास अलग अलग टाइप के बॉलर्स होते हैं या सब एक ही जैसे बॉलिंग करते हैं? हाँ, नहीं बॉल मैम, स्विंग अलग होता है। बॉल स्विंग और स्पिन स्विंग होता होता है। है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये जो स्विंग बोला आपने, क्या होता है स्विंग और क्यों करते हैं स्विंग? बॉल घूमता है उसमें। और बॉल घुमाने से क्या फायदा? अगर बॉलर ने बॉल घुमा के फेंका तो क्या फायदा होगा उसको? वो बाहर जाती है, नहीं तो अंदर आती है। बिल्कुल, क्योंकि जो बैट्समैन होता है उसको लगता है उसकी तरफ आएगा, लेकिन उसकी तरफ नहीं जाके वो थोड़ा या तो साइड में जाता है या थोड़ा ऊपर को उठ के जाता है, जो बैट्समैन को अंदाजा नहीं होता है। तभी जो स्विंग कराते हैं वो जल्दी से आउट करा पाते हैं। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे फिजिक्स या बर्नौलीज थ्योरम क्रिकेट में कैसे लगा। जो मैंने अभी डेमोन्स्ट्रेशन आपको करके दिखाया, नीचे से जो हवा आ रही थी वो किससे आ रही थी? हेयर ड्रायर से। हेयर ड्रायर से। तो वो क्या तेज आ रहा था या उसकी वेलोसिटी कम थी? ये मैंने नीचे वाली हवा ड्रॉ करने की कोशिश करी है, और मैंने कर्व इसलिए बनाया है क्योंकि बॉल के नीचे जो हवा आ रही थी वो उसके नीचे से कर्व वाले एंगल से निकलने की कोशिश कर रही थी। तो ये जो हवा के पार्टिकल्स थे, क्या इनकी वेलोसिटी ज्यादा है या कम है? ज्यादा। ज्यादा है। हाँ, अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो क्या कम हो जाएगा? प्रेशर। प्रेशर मैम। कम हो जाएगा। और जो ऊपर की हवा है उसको तो हमने गर्म नहीं किया, उसको तो हमने तेज नहीं किया। सो ये जो ऊपर की हवा है ये तो नॉर्मल टेम्परेचर पे ही है, नॉर्मल वेलोसिटी पे ही है। यहाँ पे कोई वेलोसिटी चेंज नहीं हुई है, तो यहाँ पे प्रेशर उतना ही था, नीचे वाला प्रेशर कम हो गया। इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होगा? बॉल थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करेगा। यस मैम। यस मैम। अब वो नीचे आने की कोशिश करता है, लेकिन हवा नीचे से उसको पुश करता है, तो ना वो नीचे आ पाता है। ऊपर से भी एक फोर्स मिल रहा है, नीचे से भी एक फोर्स मिल रहा है, तो उससे क्या होता है? वो घूम जाता है।
दैट इज व्हाई इट वाज रोटेटिंग। जो स्वजीत का ऑब्जर्वेशन था कि वो 360 डिग्री पे घूम रहा है, इसीलिए वो 360 डिग्री पे घूम रहा है। इज दिस एग्जाम्पल ऑल्सो क्लियर? क्या ये एग्जाम्पल सबको समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। यस Yes, मैम। ma'am. क्रिकेट खेलते हैं, जब हम बॉल को स्विंग कराते हैं, उसको हम उस इफेक्ट को, ये जो स्विंग करा के घुमा के वेलोसिटी दे के ऊपर नीचे हम करते हैं, उस इफेक्ट को कहते हैं मैग्नस इफेक्ट। तो ये दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। अब कल के क्लास से अब तक हमने 3 टाइप्स ऑफ फ्लो कर लिया है, बर्नौलीज थ्योरम कर लिया है, हमने मैग्नस इफेक्ट डिस्कस कर लिया है, और हमने घर की छत कब उड़ती है, ब्लोइंग ऑफ द रूफ टॉप भी डिस्कस कर लिया है। ये वाले पॉइंटर्स एक तो आप लिख लें, और लिखते हुए अगर कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउट है वो एक बारी मुझसे पूछ लें। और डाउट नहीं भी है तो भी मुझे बता दें कि डाउट नहीं है, हम एक छोटा सा टॉपिक और ले सकते हैं फिर। मैम बॉल स्पिन भी वैसे ही होता है क्या? बॉल जब आप स्पिन कराते हैं ना बेटा, आप स्पिन तो ऐसे कराते हो, है ना, ऐसे ही स्पिन देते हो ना आप। यस मैम। जब आप स्पिन देते हैं, आप कोशिश करते हैं कि आसपास की वेलोसिटी, जो एयर पार्टिकल्स की वेलोसिटी होती है ना, वो चेंज हो जाती है, और क्योंकि वो चेंज हो जाती है तो बर्नौलीज थ्योरम कहीं ना कहीं इफेक्ट में आ जाता है, और वो बॉल स्विंग कर जाता है। ओके मैम। क्योंकि जो बॉलर होते हैं उनको हम स्पिनर्स कहते हैं, हम स्विंगर्स नहीं कहते हैं, हम उनको कहते हैं स्पिनर्स। वो स्पिन कराते हैं, और वो स्पिन की वजह से जब वो उसको हवा में घुमाते हैं, उन्होंने कुछ एयर पार्टिकल्स की वेलोसिटी तेज कर दी और वो हवा में स्विंग कर जाता है। दैट लिफ्ट, जब बॉल थोड़ा सा या तो ऊपर उठा या नीचे उठा, उस इफेक्ट को फिजिक्स के टर्म्स में हम मैग्नस इफेक्ट कहते हैं। ओके मैम, क्लियर है। ओके। अच्छा ये बताएं, बारिश हो रही है अभी महाराष्ट्र में? यस मैम, इवनिंग में हो रही थी, अभी तो रुकी हुई है। अभी अभी नहीं हो रही। अच्छा, अगर जब बहुत तेज बारिश होती है और आप लोग बाहर हो, तो जब पानी गिरता है मुंह पे, कैसा लगता है? जोर की लगती है मैम। जोर की लगती है। तो आज थोड़ा वो भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो जोर से क्यों लगती है। क्या हमेशा ही लगती है? अगर तो रिमझिम रिमझिम धीरे धीरे बारिश हो रही है तब भी लगती है? नहीं मैम, हमेशा नहीं नहीं लगती। लगती मैम, तब जब चोट हम नहीं गाड़ी लगती? पर होते हैं तब लगती है। हाँ, अगर आप बाइक पे चल रहे हो और बारिश हो तो बहुत तेज की मुंह पे लगती है, लेकिन अगर धीरे बारिश हो फिर इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। तो वो आज थोड़ा सा उसका फिजिक्स जानने की कोशिश करेंगे कि तेज कब लगती है, बारिश का पानी भी कभी चोट कब कब पहुंचा सकती है, वो वाला फिजिक्स आज जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो तभी शुरू करेंगे जब पुराने वाले सारे टॉपिक्स हमें क्लियर हो, या किसी को कोई क्वेश्चन नहीं पूछना हो। बताना आप लोगों को ही पड़ेगा, आपकी वेट कर रही हूं मैं, कि मैम क्लियर है, अभी तक जो पढ़ाया है हमें समझ आ गया है, लेकिन हमने अभी तक रिवाइज करना शुरू नहीं किया है ना? नो मैम, क्लियर है। क्लियर है? ओके। क्लियर है मैम। नो मैम, क्लियर है। क्लियर है क्लियर मैम। है। ओके, वैष्णवी, रुतिका? यस मैम। तो फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जब पानी गिरता है, जब बारिश होती है, बारिश का मतलब पानी का बूंद, पानी का बूंद हमने एक्सेस प्रेशर का डेरिवेशन किया था, एक्सेस प्रेशर में हमने उसको हमेशा गोल बनाया है, तो ये मैंने गोलाकार पानी का बूंद बना लिया है। अब पानी का बूंद जब नीचे गिर रहा है, उसके आसपास क्या है? हवा। एयर। एयर। क्या एयर को भी हम फ्लूइड ही मानते हैं? यस मैम। यस यस मैम। मैम। यस मैम। ये जो मैं डॉट्स बना रही हूँ, ये मैं एयर के डॉट्स बना रही हूँ। या फिर अगर आसानी लगता है कि एक से बीकर सा बना लें, तो ऐसा भी कर सकते हैं।
अब जब ये पानी की बूंद नीचे गिर रही है, सबसे नीचे वाला जो बेसिक फोर्स होता है जो किसी भी चीज को नीचे खींचता है, उस फोर्स का क्या नाम है? ग्रेविटेशनल फोर्स। Gravitational force. वेरी गुड। उसका फॉर्मूला क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला या किसी भी फोर्स का फॉर्मूला जनरल में क्या होता है? न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया था, F इज इक्वल टू Mass into acceleration. वेरी गुड, मास इनटू एक्सेलरेशन। ऐसा नहीं है कि अगर मैं पूछ रही हूँ तो कुछ डिफिकल्टी पूछूंगी, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि दिस इज अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, तो मैं ए को कैसे लिखूं इसमें? क्या ए ही रहने दूं या थोड़ा चेंज करूं? जब हम ग्रेविटेशनल फोर्सेस कहते हैं तो ए विल बी रिप्लेस्ड बाय, ए को हम किससे रिप्लेस करते हैं? फोर्स से। जी। वेरी गुड, वेरी गुड। m इंटू जी लिख देंगे। जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने mg। तो जो पानी का बूंद गिर रहा है वो नीचे गिरेगा mg से। जब आप पानी में छलांग लगाते हैं, क्या आपको एक ऊपर फोर्स मिलता है? यस मैम। ओके, क्या कहते हैं उस फोर्स को? ये आपने क्लास 9th में करा होगा। जब आप कोई भी चीज पानी में डुबोते हैं उसको एक ऊपर फोर्स मिलता है, उस अपवर्ड फोर्स को क्या कहते हैं? अच्छा, मैं लिख देती हूँ। क्या हम उसे अपथ्रस्ट कहते हैं या बायंट फोर्स कहते हैं? यस मैम। अपवर्ड फोर्स और अपथ्रस्ट या फिर बायंट फोर्स कहते हैं। अब क्वेश्चन सबसे ये है कि आप लोग अपने प्लेग्राउंड में, स्कूल के प्लेग्राउंड में भाग रहे हैं, ये केस 1 है। दूसरा केस है कि बहुत आंधी तूफान आ रहा है और फिर आप भाग रहे हैं। कौन से में आसानी होगी भागने में? ग्राउंड First पे। में. Case First 1 में. ma'am. केस 1 में, केस 1 में, राइट? Yes, ma'am. अच्छा, फ्रिक्शन क्या होता है? घर्षण. घर्षण, वेरी गुड। जब हम दो हाथ को ऐसे ऐसे रब करते हैं तो थोड़ी देर में वो गर्म हो जाता है, तो वो उसके बीच में क्या है? फ्रिक्शन है। अब मेरा हाथ सभी को दिख रहा है ना? यस यस मैम। Yes, मैम। अब ma'am. मैं जब कर रही हूँ मुझे धीरे धीरे करना पड़ रहा है, लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ रोलर सा रख दूं बीच में और फिर मैं करूं, मैं आसानी से जा पा रही हूँ। Yes, ma'am. तो यस मतलब मैंने मैम। क्या किया? फ्रिक्शन को बढ़ा दिया या कम कर दिया? कम कम कर कर दिया। दिया। कम कम कर कर दे. दिया। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन। पानी बह रहा है, तेल बह रहा है और हनी बह रहा है, शहद बह रहा है, कौन सा आसानी से बहेगा? पानी। पानी. Water, ma'am. Water. ऐसा क्यों लगा आपको? क्योंकि तेल में और शहद में चिपचिपापन ज्यादा होता है। चिपचिपापन ज्यादा होता है। वो जो चिपचिपापन होता है उसको हम कहते हैं फिजिक्स के टर्म में विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी का मतलब होता है, अभी हमने 3 टाइप्स ऑफ फ्लो पढ़ ली है, स्ट्रीमलाइन, लैमिनर एंड टर्बुलेंट। Yes, Yes ma'am. ma'am. यस मैम। तो जब कोई भी चीज बहती है तो वो लेयर में बहती है। जैसे अगर शहद बह रही है तो एक लेयर, उसके नीचे एक और लेयर, ये जब बहेगी। तो जब लिक्विड बहता है वो लेयर लेयर के फॉर्म में बहता है, और लेयर लेयर के फॉर्म में जब बहता है आपस में घर्षण होता है, तो उनके बीच में भी फ्रिक्शन होता है। ओके, जैसे Yes, सॉलिड्स Yes, के ma'am. बीच में फ्रिक्शन होता है वैसे लिक्विड्स के बीच में भी फ्रिक्शन होता है, राइट? यस मैम। Yes ma'am. और उस फ्रिक्शन को मेजर करने का एक जरिया होता है जिसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। तो जब ये जो बूंद है ये नीचे जब जा रही है, ये आसपास के हवा वाले पार्टिकल से भी इंटरेक्ट कर रही Yes, ma'am. कर रही है. यस मैम। है ना? तो वो उसके बीच में भी जब घर्षण होगा तो एक और फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो उल्टी डायरेक्शन में ही लगता जी मैम। है ना? तो वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको मैं लिख रही हूँ FV, विस्कस फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये जो बूंद नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, नीचे जाने का फोर्स तो लगा है उस पे mg, ऊपर उसको लग रहा है एक बायंट फोर्स या अपथ्रस्ट, एक और फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है जिसको हम बोलेंगे विस्कस फोर्स। क्या यहां तक हम सभी ओके हैं? ओके मैम, क्लियर है। क्लियर? यस मैम। ओके।
तो कभी ऐसा हो सकता है कि इज इट पॉसिबल कि, थोड़ा सोच के बताएंगे, इज इट पॉसिबल कि जो ऊपर वाले फोर्स थे जिसको मैंने लिखा था अपथ्रस्ट प्लस द विस्कस फोर्स मे बी इक्वल टू द डाउनवर्ड फोर्स जिसको हमने लिखा था mg? क्या ये पॉसिबल है कि सारा ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स से एक जैसा हो गया? इज इट पॉसिबल? यस मैम, बैलेंस हो है ना। सकता है। Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. अच्छा, Yes, ma'am. जब बैलेंस हो जाएगा तो क्या बूंद रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बूंद नहीं रुकेगा। किसी भी चीज को अगर आपको वेलोसिटी बढ़ानी हो या घटानी हो तब आपको फोर्स चाहिए। अगर कोई चीज पहले ही मोशन में है उसको मोशन में रखने के लिए फोर्स नहीं चाहिए। तो अगर ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर हो जाएगा तो जो पानी का बूंद था वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, वो एक्सेलरेशन से नहीं चलेगा। तो हम कोशिश करेंगे वो कांस्टेंट वेलोसिटी निकालने की। यहां तक हम सब अग्री कर रहे हैं एफ टी प्लस एफ वी इज इक्वल टू एम जी? जी मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, ये जो एफ वी है विस्कस फोर्स, ये बाय फॉर्मूला होता है 6 पाई आर ईटा वी, जिसका आपको डेरिवेशन नहीं करना है। विस्कस फोर्स का मेजरमेंट होता है 6 पाई, ये कांस्टेंट है। आर जो है वो बूंद का रेडियस है, वी जो है वो बूंद की वेलोसिटी है, और ये जो मैंने अजीबोगरीब सा एक एन लिखा है इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ऊपर मैंने लिखा था विस्कोसिटी, विस्कोसिटी को नापने का एक जो जरिया होता है उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और उसको लिखते कैसे हैं? लिखते कुछ ऐसे हैं, जो नॉर्मल हम एन ऐसे लिखते हैं, अगर एन की हमने एक पूंछ जैसी बना दी उसको हम कहते हैं ईटा। मतलब जैसे एन का अगर मैं ये लिखूं इसको आप क्या पढ़ोगे? ये जो मैंने लिखा है इसको आप कैसे पढ़ोगे? एम। एम है ना? तो हर एक लेटर का एक नाम होता है, ए बी सी डी। तो ये जो मैंने एन थोड़ा सा लंबा करके लिखा है इसका नाम है ईटा। पढ़ते हम Yes, इसको ma'am. ऐसे, ईटा यस है। मैम। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अच्छा, यहां तक भी हम ठीक है? Yes, यस ma'am. मैम। ओके। अब जो ये अपथ्रस्ट है, किसी को याद है आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी चीज अगर पानी में है उस पे एक अपथ्रस्ट लगता है, और कितना अपथ्रस्ट लगता है? जितना उसने वॉल्यूम वहां से हटाया होता है, जितना उसने वॉल्यूम डिस्प्लेस किया होता है। क्या यही था आर्किमिडीज प्रिंसिपल? मैं लिख देती हूँ, वो वेट ऑफ द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। इसका मतलब हुआ कि अगर आपने पानी में एक बॉल डाला है तो बॉल को अंदर जाने के लिए वो थोड़ा अपनी जगह बनाएगा। Yes, फिर से ma'am. पूछो, अगर आपने ग्लास में एक बॉल डाला है, बॉल अगर अंदर जा रहा है तो वो पानी को हटा के ही जा रहा है ना? Yes, ma'am. और वो कितना पानी हटाएगा? क्या वो मेरा बॉडी के वॉल्यूम जितना हटाएगा या जितना उसका खुद का वॉल्यूम है उतना हटाएगा? उसका खुद का उतना वॉल्यूम। वॉल्यूम जितना है वेरी गुड। तो अगर मैंने बॉल कप में डाला है तो बॉल का जितना वॉल्यूम होगा वो उतना ही वाटर डिस्प्लेस करेगा, और जितना उसने वाटर डिस्प्लेस किया है उसका जो वेट होगा वो होता है आपका अपथ्रस्ट। ये मुझे आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने बताया, ये मुझे आर्किमिडीज ने बताया। एफ वी जो मैंने लिखा है वो होता है विस्कस फोर्स। उसका फिक्स्ड फॉर्मूला मुझे एक और फिजिसिस्ट ने दिया जिसका नाम है स्टोक। पहला वाला जो फॉर्मूला है वो मुझे आर्किमिडीज ने बताया, सेकेंड वाला जो फॉर्मूला है वो मुझे स्टोक ने बताया। आर वी ओके टिल नाउ? यहां तक भी ठीक है हम सब? यस यस मैम, ठीक है। ओके। वेट का मतलब क्या होता है? अब पहले हम वेट निकालने की कोशिश करेंगे। एफ टी हम कह रहे हैं वेट। वेट का मतलब होता है वजन। वजन, मैम. है ना? क्या वो मास मैम। इंटू जी होगा? यस मैम। Yes, ma'am. है ना? अब मास किसका? जिस लिक्विड Body. पानी के वॉल्यूम का। तो
हमने एक और कॉन्सेप्ट किया है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम भी कर रखा है यस मैम। Yes, है ma'am. ना? तो क्या हम इसको डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं, मास को? यस मैम। यस मैम, लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? अभी किसकी डेंसिटी, किसने किसको हटाया, ये हम निकाल रहे हैं वेट ऑफ द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। तो क्या हम कह सकते हैं, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ये हम यस मैम। किसका मास निकाल रहे हैं, जितना पानी हमने डिस्प्लेस किया। तो मैं इसको रो एल लिख दूं, यस मैम। डेंसिटी ऑफ, ma'am. सिर्फ दो ही एस आ रहे हैं। यस मैम, लिख ओके, क्योंकि मास मेरा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, तो मैं इस मास को भी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकती हूँ, है ना? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. वाले को हम कैसे लिखेंगे, डेंसिटी, दिस इज द डेंसिटी ऑफ द बॉल लिख दूं, यस मैम। बॉल ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ भी ड्रॉप कर सकते हैं, डेंसिटी ऑफ द बॉल इंटू जी हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ द डेंसिटी एंड वॉल्यूम भी आएगा। क्या ये भी सही है? यस मैम, ये भी सर। अब सब कुछ कंबाइन करके अगर मैं लिखूं, एफ टी आ गया मेरा रो एल वॉल्यूम जी प्लस उसके बाद 6 पाई आर ईटा वी इज इक्वल टू रो ऑफ द बॉल मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय जी। क्या ये भी ठीक है? यस मैम। अब हम कोशिश करेंगे यहां से वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, ये वॉल्यूम है, कैपिटल वी वॉल्यूम है, तो 6 पाई आर ईटा वेलोसिटी इज इक्वल टू रो ऑफ द बॉल माइनस रो ऑफ द लिक्विड। बाकी v और g दोनों साइड ही था, तो मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख सकते हैं। प्रैक्टिकल। Yes, ma'am. ये भी ठीक है सबके लिए? यस मैम। अच्छा, यहाँ वॉल्यूम किसका आएगा, वॉल्यूम पानी। जो वाटर का ड्रॉप है उसका। जो वाटर हमने डिस्प्लेस किया, किसने डिस्प्लेस किया, बॉल से। बॉल से। तो क्या हम यहाँ पे बॉल का वॉल्यूम डाल सकते हैं कि बॉल का Yes, खुद ma'am. का जितना वॉल्यूम है वो उतना ही हटा पाएगा पानी में भी, है ना? यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम। तो मैंने 6 पाई आर ईटा रख दिया ऐसे के ऐसे, वॉल्यूम हो गया, यहाँ नीचे आ जाएगा वॉल्यूम अगर मैं उधर से इधर लाऊं। Yes, ma'am. यस मैम। वॉल्यूम मैंने लिख दिया 4 पाई बाय 3। क्या यही होता है वॉल्यूम एक स्फीयर का? यस मैम। ओके, अब इसके आगे मैं नहीं करूंगी, इसके आगे आप लोग करेंगे। यहां तक मैंने कर दिया है, मुझे चाहिए वेलोसिटी का फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ चीजें कट जाएंगी, वो आप लोग काटेंगे, काट के फिर मुझे बताएं कि क्या लिखूं मैं, क्या क्या कट जाएगा ये बताएं। पाई कटेगा, पाई आर कट जाएगा, कटेगा, आर कट जाएगा। पाई पाई कट जाएगा, आर कट जाएगा, ठीक आर है, तो कट पाई जाएगा, पाई कट जाते हैं। आर ऊपर एक है नीचे 3 है, तो दो बच जाएंगे, दो बच ईटा जाएंगे, ऐसे ही रह जाएगा, वी ऐसे ही रह जाएगा, कितने आर बच जाएंगे नीचे, 2 आर। तो आर स्क्वायर लिख देते हैं। पाई पाई हटा दिया, और 6 के नीचे 4 और 3 है, क्या हो जाएगा, इसका जब ऐसे होता है इसका मतलब होता है 6/4 और 3 उसके भी नीचे है, तो ये ऊपर चला जाएगा। यस मैम। क्या आप बताएं, सिंप्लीफाई करके बताएं क्या लिखूं मैं। 6 और 4 को काट सकते हैं, 6 आएगा मैम वहां पे। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 कर सकते हैं, 2 से अगर हम काट दें। यस मैम। यस मैम। ओके, तो क्या बचा हमारे पास, 3 इंटू 3 9, यहाँ पे 2 ईटा वी अपॉन आर स्क्वायर, और इधर बचा हुआ है हमारे पास रो ऑफ द बॉल माइनस रो ऑफ द लिक्विड इंटू जी। हम निकालने की कोशिश कर रहे थे वेलोसिटी, यहाँ पे इक्वल टू चला गया, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 2/9, क्योंकि इधर से उधर जा रहा है, 2 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। रो ऑफ द बॉल, जिस भी मटेरियल का बॉल है या ड्रॉप है,
जिस लिक्विड या जिस मीडियम से वो जा रहा है, g(r²) अपॉन ईटा, ये आपकी आ गई टर्मिनल वेलोसिटी। अगर टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी तो आपको बारिश में चोट कम लगेगी, अगर टर्मिनल वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी तो बारिश में चोट आपको ज्यादा लगेगी। अब यहाँ पे मुझे देख के बताएं, इस वेलोसिटी कब ज्यादा होगी? जब रेडियस, वो ड्रॉप का रेडियस बड़ा होगा या छोटा होगा? छोटा होगा मैम रेडियस तब। ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। वेलोसिटी भी और रेडियस दोनों ऊपर ही है, तो वेलोसिटी कब ज्यादा होगी? जब रेडियस बड़ा होगा या छोटा होगा? छोटा होगा सर। आप खुद सोच के बताएं, जब जब धीमे धीमे बारिश होती है तब चोट लगती है, या जब बड़े बड़े बूंदे आके गिरते हैं मुंह पे तब चोट लगती है? बड़े बड़े और मैथमेटिकली भी एक्सप्रेशन यही कह रहा है कि जब ये वेलोसिटी और आर, जब आर बड़ा होगा तो वेलोसिटी भी बड़ा होगा ना? यस मैम। Yes, Yes. ma'am. तो जब रेडियस ऑफ द ड्रॉप विल बी बिग, वेलोसिटी ऑल्सो वुड बी बिग, एंड इफ यू गो आउट, तब वो वाली जो बारिश है वो मुंह पे बहुत ज्यादा चोट पहुंचाएगी। जब रेडियस होगा छोटा तो वेलोसिटी होगा छोटा, तो उस वाली बारिश में आपको मुंह पे, सर पे, कहीं पे चोट नहीं लगेगी। और इस वाली वेलोसिटी को हमने जो लिखा है, इसको कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अब जिसने ये नहीं लिखा है, एक तो वो लिख ले, जिन्होंने लिख लिया है वो थोड़ा सोच ले, और सोचते हुए अगर लगता है कि कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ लें। और ये जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स है, ये बेटा पूरा टॉपिक हमने खत्म कर लिया है। अब हमारा जो आज सैटरडे है, संडे में आप थोड़ा सा बुक के पीछे जो क्वेश्चंस है ना, उसमें से 5 क्वेश्चन जरूर करें। क्या मैं ये एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आप लोग 5 क्वेश्चंस कर लेंगे? Yes, ma'am. क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करेंगे तभी आपको समझ मैम आएगा। अपने एप्लीकेशंस नहीं लिए? क्या नहीं लिए? एप्लीकेशन एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली एप्लीकेशन। आज क्लास में एप्लीकेशंस ही तो कराए सबसे पहले, ब्लोइंग ऑफ द रूफटॉप, मैग्नस इफेक्ट, और पीछे हमने एक दिन हार्ट अटैक वाली एग्जांपल भी डिस्कस करी थी A1 B1 से। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। ओके मैम। ओके, आई विल ऑल्सो गो थ्रू योर बुक। अगर कोई एक एग्जाम्पल छूट गया होगा तो आई विल टेक इट अप, बट आई हैव डिस्कस 3 एग्जाम्पल्स ऑफ बर्नौलीज। मैं आपकी बुक एक बार और देख लूंगी, अगर कोई एग्जाम्पल छूट गया होगा तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? जो छूट गया होगा बच्चे, डोंट टेक टेंशन, जो रह गया होगा, अगर आई विल गो थ्रू योर एंटायर टॉपिक फ्रॉम योर बुक, एंड इफ समथिंग इज पेंडिंग विल डू दैट। बट फ्रॉम टुडेज क्लास डिस्कस सो फार, एनी क्वेश्चंस या किसी चीज पे दोबारा से डिस्कस करने की जरूरत? नो मैम, क्लियर है। मैम वेंचुरी ट्यूब। वेंचुरी ट्यूब, ओके, A1 B1 के ऊपर वो न्यूमेरिकल पे ही हो जाएगा। ठीक है, करा दूंगी मैं वेंचुरी मीटर। और कुछ बच्चे? नो मैम। ओके, वेंचुरी मीटर एक्चुअली होता क्या है? अगर आपके घर में कौन सा वाला वो आता है कुकिंग के लिए गैस? सिलेंडर वाला, भारत गैस। भारत गैस सिलेंडर वाला, ओके। तो जब एक सिलेंडर से गैस स्टोव तक जाता है, वो नोजल से निकल के आता है, और जो सिलेंडर पे होता है उसमें एक नोजल होता है, पर जिसपे आप खाना बनाते हैं उस पे मल्टीपल छेद होते हैं। यस मैम। यस मैम। और एक नॉब भी दिया होता है कि उसको बढ़ाने और धीमा करने के लिए। तो ये जो प्रोसेस है कि ये जो फ्लो ऑफ द गैस फ्रॉम द सिलेंडर टू द स्टोव, ये एक वेंचुरी मीटर के फॉर्म में होता है। ये आई विल डू इट नेक्स्ट क्लास, करा दूंगी मैं। अब बेटा जयेश, और कुछ छूट गया है? नो मैम। तो वेंचुरी मीटर we'll discuss in the next class once you revise your Bernoulli's theorem completely.
वो मैथमेटिकली है, हो जाएगा, मैं करा Okay, दूंगी. ma'am. Anything else for today? No, ma'am. Otherwise, No, we'll ma'am. end the class here today. So then we'll end the class here today. Thank you, everyone. Good night. Thank you, ma'am. Bye. Bye, ma'am. Bye. Thank Thank you. you, everybody. Stay happy. Bye-bye.